क्लास 6 उर्दू NCERT चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक खत। एक खत, खत मतलब क्या? लेटर। ठीक है, लेटर को हम खत बोलते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का खत अपनी बेटी इंदिरा के नाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, आज़ाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उनकी बेटी को उन्होंने खत लिखा है, जो कि एक जेल से लिखा है। ठीक है, कौन सी जेल से लिखा है? नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, वो यूपी का एक शहर है, उत्तर प्रदेश का। वहाँ एक जेल है, नैनी सेंट्रल जेल। वहाँ से इन्होंने ये खत अपनी बेटी को लिखा है। ठीक है, ये खत इन्होंने कब लिखा है? ये लिखा है 26 अक्टूबर को, यानी 26 अक्टूबर 1930। ठीक है, ये था कुछ इम्पोर्टेंट डेटा। जब भी आप कोई खत शुरू करते हैं तो उसमें यहाँ एड्रेस होता है, फिर डेट होती है। ठीक है, यहाँ से हमारा खत शुरू हो रहा है। इसके बाद हम पैरा बाय पैरा इस खत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी बेटी को बताई हैं। ठीक है, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं। तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा से कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बर्थडे होती है तो उस मौके पर तुम्हें हमेशा से ही मैंने तोहफे भी दिए हैं और तुम्हें नेक ख्वाहिशात भी दी हैं। तोहफे यानी गिफ्ट्स, और नेक ख्वाहिशात का मतलब होता है गुड विशेस, जैसे तुम्हारी उम्र लंबी रहे, दुआएं जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा हो लाइफ में। ठीक है, तो नेक ख्वाहिशात और तोहफे दोनों ही जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को देते रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। ठीक है, पर क्योंकि अब वो नैनी जेल में है तो वहाँ से कोई तोहफा भेज पाना इतनी आसान बात नहीं है, मुश्किल बात है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ, यानी वो तोहफा नहीं भेज पाएंगे। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ठीक है, नेक ख्वाहिशात यानी गुड विशेस, तुम्हारे लिए अच्छी दुआएं। ठीक है, तो उनका ताल्लुक तो मेरे दिल से है, और वो दुआएं तो मतलब वो ख्वाहिशात तुम्हारे लिए, नेक ख्वाहिशात करना तो हर वक्त मैं रहता हूँ, क्योंकि वो एक बाप है। ठीक है, तो वो हर वक्त अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि उसका ताल्लुक तो मेरे दिल से है, उसके लिए मुझे तुम्हें कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तो ऐसा है जैसे कोई परी तुम्हें ये सब दे रही हो मेरी तरफ से। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। कौन सी? नेक ख्वाहिशात ऐसी चीज़ें हैं जिनको जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी तुम तक आने से नहीं रोक सकती। ठीक है, ओके। तो आगे, तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है। नसीहत कहते हैं किसी और को बताना कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। अक्सर बड़े लोग नसीहत करते हैं। ठीक है, तो नसीहत का मतलब होता है कि जैसे इस वक्त बाहर मत निकलो, मतलब एक बात बताना, क्योंकि बस आपको ऐसा बताना कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको नसीहत कहते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझे नसीहत करने से सख्त नफरत है, तुम ये बात जानती हो। ठीक है, जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। तो जब भी इनका दिल करने लगता है, ये बता रहे हैं अपनी बेटी को खत में कि जब भी मेरा दिल करने लगता है कि मैं किसी को नसीहत करूं, तो मैं उस वक्त उस अक्लमंद आदमी को याद कर लेता हूँ जिसकी कहानी मैंने कभी पढ़ी थी। ठीक है, शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। और फिर वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि शायद जब तुम बड़ी हो जाओगी तो एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जो मैंने पढ़ी थी, जिसके अंदर ये अक्लमंद आदमी की कहानी थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को वो कहानी थोड़ी सी बताएंगे। ठीक है, चलिए। दूसरे के मुल्क चीन से आया एक सैयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। इसमें कई सारे वर्ड्स हैं। आज से 1300 साल पुरानी एक बात जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं, अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। ये बता रहे हैं कि कहानी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो 1300 बरस पुरानी बात है। मुल्क चीन यानी चाइना से एक ट्रैवलर, सैयाह यानी ट्रैवलर को कहते हैं। ट्रैवलर या तो घूमने की नियत से दूसरी जगह आते हैं या फिर नॉलेज हासिल करने के लिए दूसरी जगह आते हैं, इल्म हासिल करने के लिए।
तो ये जो चाइनीज ट्रैवलर हैं ये आए थे इल्म और दानिश की तलाश में। इल्म यानी कि नॉलेज और दानिश यानी कि अक्ल, ठीक है। तो नॉलेज यानी जानकारी की तलाश में और इल्म दानिश यानी कि जानकारी और अक्ल की तलाश में वो हिंदुस्तान आए थे। और इसका नाम ह्यूनसांग था। इनका नाम क्या था? ह्यूनसांग नाम था इनका चाइनीज ट्रैवलर का। वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुंचा। शुमाल यानी नॉर्थ, तो नॉर्थ के जो पहाड़ हैं वहाँ से होते हुए और रेगिस्तानों में से होते हुए वो कहाँ पहुँचे? हिंदुस्तान पहुँचे, ठीक है। तय करता हुआ यहाँ पहुँचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई, ठीक है। तो इल्म का उन्हें इतना शौक था कि रास्ते में आते हुए जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्हें काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर फिर भी उन्हें उनके शौक की वजह से उन्होंने सारी मुसीबतों को झेला और वो हिंदुस्तान पहुँचे, ठीक है। और हज़ारों खतरों का मुकाबला किया, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में इतनी अच्छी ट्रैवल आज जैसे हम ट्रैवल करते हैं उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इसलिए काफ़ी सारे खतरे, काफ़ी मुसीबतों को पार करके एक जगह से दूसरी जगह कोई भी शख्स जाता था और वही इनके साथ भी हुआ। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, ठीक है, खुद सीखता और दूसरों को सिखाता, ठीक है। तो इनका शौक था कि वो नई नई चीज़ें खुद सीखते थे और फिर वही चीज़ें वो दूसरों को सिखाते थे, ठीक है। इसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब है। नालंदा विद्यापीठ क्या है? ये उस जमाने की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसी तरीके से उस दौर में भी यूनिवर्सिटीज़ होती थी। और ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है, ठीक है। शहर पाटलिपुत्र जो कि आज बिहार में है, जिसको हम पटना बोलते हैं, ठीक है, के करीब है। इस शहर को आप पटना कहते हैं, ठीक है। आगे जवाहरलाल नेहरू राइटर के बारे में बताते हैं। ह्यूनसांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए, काबिल हो गए, ठीक है। उसके बाद में हत्ता के उसको फाजिल कानून बुद्धमत का खिताब दिया गया। बुद्धमत यानी बौद्ध मजहब, तो बुद्धिज़्म जिसको हम कहते हैं, उसमें उनको कानून का जानकार लोगों ने उनको कानून का जानकार कहा, ठीक है। हर मजहब के अपने कुछ कवानीन होते हैं, ठीक है, कानून होते हैं, उसका जानकार उन्हें बताया गया, किसको? ह्यूनसांग को, ठीक है। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया और इसके बाद में उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया ये किताब मिलने के बाद। इस अजीमुशान मुल्क के बाशिंदों को देखा भला और इनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। तो इस इतने बड़े मुल्क को उन्होंने देखा, ठीक है। आज से 1300 साल पुरानी बात है, ये हमें अपने दिमाग में लेकर चलना चाहिए। और उन्होंने यहाँ देखा, यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी हासिल की, मालूमात हासिल की। और उसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। सफ़रनामा कहते हैं ट्रैवलॉग को। इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें, आप किसी नई जगह गए, आपने वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी, आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, ठीक है। आपने देखा कि कुछ चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही नई थी, आपने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके मुल्क में भी होती हैं पर यहाँ थोड़े अलग तरीके से होती हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में जब इंसान लिखता है कि हाँ मैं वहाँ गया, फिर वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ये चीज़ें मैंने देखी, लोगों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हम कोई लिखेगा सफ़र के बारे में, वो कहलाएगा सफ़रनामा, ठीक है। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आई। अब यहाँ शुरू होती है स्टोरी। अभी तक स्टोरी शुरू नहीं हुई थी। जवाहरलाल नेहरू हमें सिर्फ ये बता रहे थे कि कहानी कहाँ मौजूद है, किसने लिखी है, ठीक है। तो अब जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि इस सफ़रनामे में वो कहानी मौजूद है जिसकी अभी मुझे याद आई, जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, ये एक शख्स का किस्सा है। अब कहानी शुरू होती है जिसकी याद आई थी जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। सो ये एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद के शहर करनासोना में आया। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था। ह्यूनसांग ने सफ़रनामे में लिखा है
कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था, सर पर एक मशाल रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ अकड़ कर चलता था और अजीबो गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई इससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट फट न जाए, कहीं मेरा पेट न फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सिर पर मशाल लिए फिरता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक शख्स है, एक शख्स की कहानी है, उसका एक किस्सा है। वो जुनूब यानी कि सदर्न हिंदुस्तान, जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ से आया है और वो बिहार में आया है। बिहार के भागलपुर के पास में करना सोना नाम का एक शहर है, वहाँ वो आया है। और ह्यून-सांग उसके बारे में अपने सफरनामे में ये बताते हैं कि वो शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की प्लेट्स, तख्तियां यानी प्लेट्स, ठीक है, वो बांध कर घूम रहा है। तांबा कहते हैं कॉपर को, ठीक है, तो वो तांबे की प्लेट्स बांध कर घूम रहा है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को आज के दौर में देखें, वो तांबे की प्लेट्स बांध के घूम रहा हो अपने चारों तरफ, तो आप कहेंगे ये कैसा अजीब इंसान है। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने तांबे की प्लेट्स बांध रखी है, बल्कि इसके अलावा उसने सर पर एक मशाल भी जला रखी है। यहाँ सर पर उसने इस तरीके से एक मशाल कहते हैं एक लकड़ी के आगे जो रोशनी करने के लिए पुराने दौर में इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो उसको आगे उसकी लाइट होती थी और पीछे एक तरीके से हैंडल होता था। ठीक है, हैंडल आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मशाल बनाई जाती थी। ठीक है। मशाल जलाए रखता है वो अपने सर पर, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ अकड़ कर चलता है और अजीब गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। ठीक है। तो आज के दौर में भी अगर आप ऐसे किसी शख्स को देखें जिसने तांबे की प्लेट्स बांध रखी हो, ठीक है, जिसके सर पर मशाल जल रही हो, जो एक डंडा लिए हाथ में अजीब तरीके से इधर उधर घूम रहा हो और उसको अपने ऊपर बहुत गर्व भी हो, वो अपने बहुत खुश भी हो कि हाँ बहुत प्राउड फील कर रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, तो आप कहेंगे कैसा अजीब इंसान है। वही ह्यून-सांग के साथ भी हुआ। उन्हें लगा कि कैसा अजीब इंसान है, इसलिए उन्होंने अपनी किताब में उसके बारे में जिक्र किया। ठीक है। ओके। जब कोई इससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, सूरत बनाने का मतलब कि आपने ऐसा अपना हाल क्यों कर रखा है, ठीक है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। यानी वो क्या जवाब देता था कि मैं एक बॉक्स हूँ और मेरे अंदर बहुत सारा इल्म भरा हुआ है, ठीक है, जानकारी, नॉलेज भरी हुई है, तो इसलिए मैं खुद को बांध के रखता हूँ अपने पेट को कि कहीं इतने सारे इल्म के प्रेशर से मेरा पेट किसी दिन फट ना जाए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। यानी कि ये जो शख्स है, इनको लगता है कि इनके पास इतना ज्ञान हो चुका है और वो ज्ञान अब इनके पेट में समा नहीं पाएगा, तो इनका पेट कहीं फट ना जाए, तो उसे फटने से रोकने के लिए इन्होंने तांबे की प्लेट्स को बांध रखा है। और मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट ना फट जाए, और इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, ठीक है, और वो बाकी लोगों को क्या समझ रहा है ऐसा शख्स कि तुम बिल्कुल मतलब तुम में तो अक्ल है ही नहीं, तुम बिल्कुल जाहिल हो। ठीक है। और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब जहालत के अंधेरे में हैं, उन्हें जानकारी है ही नहीं किसी बात की। और यहाँ एक जानकार अगर कोई है तो वो हूँ मैं। ठीक है। तो क्योंकि मैं जानकार हूँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम सब लोगों की जिंदगी में, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर वक्त अपने सिर पर मशाल लिए फिरता हूँ, ताकि तुम्हारी जिंदगियों में भी थोड़ी बहुत रोशनी मेरे इल्म की वजह से हो सके। ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को लगता है कि जो शख्स दूसरों को नसीहत करता है, ठीक है, यानी जैसे, तो इसका मतलब वो दूसरों को जाहिल समझता है, बिल्कुल, ठीक है, और वो खुद ये समझता है कि मेरे पास इल्म बहुत ज्यादा है जो दूसरों के पास नहीं है।
और दूसरे बिल्कुल जाहिल हैं, और मैं जब उन्हें इल्म दूंगा तभी उन्हें उस बात का इल्म होगा, वरना वो जहालत के अंधेरे में ही डूबे रहेंगे। ठीक, ओके। सो अब हम करेंगे आगे का पैराग्राफ। हाँ तो मुझे ऐसा कोई पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर कहानी हो जाती है खत्म। ठीक है, मतलब जो कहानी उन्होंने बताई थी आदमी की, वो इतनी ही बताते हैं कि उसने पेट पर तख्तियाँ मान रखी है, उसने मशाल सर पर जला रखी है। आगे वो अपनी बात बताते हैं। हाँ तो मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्म हुकूमत से हट जाऊँ। ठीक है, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी जानता हूँ कि मेरी अकल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। और जब मेरी अकल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। इसलिए ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। इस बहस मुबाहिसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि मैं इस बारे में, इस कहानी के बारे में इसलिए बता रहा था कि मुझे ऐसा कोई डर नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा इल्म होने की वजह से किसी दिन हट जाऊंगा, या इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधूँ, यानी मैं खुद को आलिम समझूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी अकल जो है वो मेरे पेट में नहीं है। ठीक है, पेट में नहीं है, जहाँ पर भी है उसमें इतनी जगह तो है कि मैं अभी और बहुत ज्ञान हासिल कर सकता हूँ, नॉलेज हासिल कर सकता हूँ, इल्म हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने और कि मेरा इल्म जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, अब मैं फट जाऊंगा और मैंने बहुत इल्म हासिल कर लिया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता, बल्कि अभी और बहुत कुछ समा सकता है मेरी अक्ल में। मेरी अक्ल महदूद है। हाँ, अगर मेरी खुद की अकल महदूद है, अगर वो आदमी ये मानता है कि उसकी अकल पेट में है और पेट की भी एक लिमिट है, वहीं तक आप भर सकते हैं। जैसे खाना आप खाते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, अनलिमिटेड आप नहीं खा सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अकल की भी कोई लिमिट होती है और मेरी अकल अगर खुद महदूद है, यानी कि लिमिटेड है, और मुझे थोड़ा सा इल्म हासिल करके लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हो गया हूँ, तो इसके बाद अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मेरी खुद की अकल महदूद है तो मैं कैसे एक अकलमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूँ। यानी ये कहना चाह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि जो लोग दूसरों को मशवरे देते हैं, है ना, नसीहतें देते हैं, वो खुद ये मानते हैं कि वो बहुत अक्लमंद है और उन्होंने दुनिया की सारा इल्म जो है वो हासिल कर चुके हैं। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इल्म एक अनलिमिटेड चीज़ है। ठीक है, उसको हासिल ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो सारा इल्म हासिल कर ले। ठीक है, वो इल्म का एक छोटा सा कतरा ही हासिल कर सकता है। अगर इल्म एक दरिया है तो उसका एक छोटा सा पार्ट ही वो शख्स हासिल कर सकता है। तो यहीं पर जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब मेरी खुद की अकल महदूद है, यानी मैंने अभी बहुत कम जब इल्म हासिल किया है, मेरे पास खुद की जानकारी बहुत कम है, तो मैं कैसे खुद को अक्लमंद समझकर दूसरों को जानकारी दूँ, दूसरों को सलाह दूँ, दूसरों को मशवरा दूँ। देखिए, सलाह एक अलग चीज़ होती है। सलाह का मतलब कोई आपसे पूछने आया और आपने फिर उसे बताया। नसीहत होता है कि कोई आपसे कुछ पूछने नहीं आया, उसे ज़रूरत भी नहीं थी और वो चाहता भी नहीं है कि आपसे बताएं, लेकिन आप फिर भी उसे बता रहे हैं और आप खुद को अक्लमंद समझकर बता रहे हैं। ये नसीहत है जिसे जवाहरलाल नेहरू गलत समझते हैं, और इसके लिए उन्होंने वो स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, आगे है, इसलिए ये हाँ, तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। नसीहत करने वाला दूसरों को अपने हिसाब से बता देता है कि मतलब मेरे नज़रिए से ये सही है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और मेरे नज़रिए से ये गलत है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि अक्लमंद शख्स जो खुद को अक्लमंद समझता है और एक शख्स जो खुद को अक्लमंद नहीं समझता है, उसमें फ़र्क ये है कि जो अक्लमंद है वो ये मानता है कि जो उसके हिसाब से सही है वही दुनिया के हिसाब से सही होना चाहिए और लोगों को भी वही सही मानना चाहिए। लेकिन एक ऐसा शख्स जो खुद को अक्लमंद नहीं समझता, वो ये कहता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, वो कहते हैं कि
मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसीलिए मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि ये चीज़ें क्या चीज़ें सही हैं और क्या नहीं है। ठीक है, तो आप खुद को अक्लमंद अज्यूम ना करें। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये कहना चाहते हैं और ना ही वो खुद को कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप ज्यादा ही इस बारे में सोचते हैं कि क्या चीजें सही है और आप खुद सोचते हैं, आप दूसरों को नसीहत नहीं करने लग जाते अपने हिसाब से, तो उस वक्त आप जब सोचेंगे लगातार तो कोई ना कोई सच्चाई आपके दिमाग में खुद ही वाज़ेह हो जाएगी कि हाँ अच्छा ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। इसलिए मैं ये नसीहत था, इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं खुद को अक्लमंद नहीं समझता, इसलिए मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करूँगा। फिर क्या करूँ? नसीहत नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँ? क्योंकि बड़े ज़्यादातर बच्चों को नसीहत ही करते हैं, तो मैं नसीहत नहीं करूँगा तो फिर मैं तुम्हें क्या करूँ? खत बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक तरफा होता है। तो खत जो है वो बातों की जगह नहीं ले सकता। जाहिर सी बात है, एक बाप है जो जेल में है, वो अपनी बेटी से बातें करना चाहता है पर वो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो जेल में है। ठीक है, तो वो बहुत सारी बातों को एक छोटे से खत में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि खत बातों की जगह नहीं ले सकता क्योंकि ये एकतरफा होता है। एक तरफ से सिर्फ एक आदमी बोल रहा होता है, दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, बाद में आता है। पर जब एक एक लाइन बोल रहे हैं वो, तो अगर वो आमने सामने बैठे होते तो आमने बातें चल रही होती, उनकी बेटी को सवाल पूछती, वो जवाब देते, पर ऐसा नहीं है। अब इन्हें खुद ही सारी बातें लिखनी है, तो खत जो है वो बातों की जगह नहीं ले सकता। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और तुमको नसीहत लगे तो इसे कड़वी गोली समझकर मत निकलो। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं कोई बात कहूँ और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो नसीहत है, तो इसे कड़वी गोली समझकर मत निकलना। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि तुमको वो करना ही करना है। नसीहत के केस में क्या होता है, तुम ऐसा करो। ठीक है, मशवरे के केस में क्या होता है, तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, दोनों में फर्क है। नसीहत, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर मत जाओ। ठीक है, और मशवरा, इस वक्त तुम अगर बाहर मत जाओ तो थोड़ा ठीक रहेगा। मतलब एक फर्क है दोनों में। मशवरे में जो सामने वाला इंसान है उसके पास फैसला करने की पावर होती है कि वो चाहे तो वैसा करे और चाहे तो ना करे। लेकिन नसीहत में क्या होता है कि मेरी नजरिए से ये बात सही है तो तुम्हारे लिए भी ये बात सही होनी ही चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड होता है। और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। तो अगर खत में कोई भी बात तुम्हें ऐसी लग रही है कि खत लिखते वक्त मैंने तुम्हें किसी बात में नसीहत कर दी हो, तो तुम ये समझना कि मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ और हम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैंने तुमको लंबा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं। तो वो इसके आगे कहते हैं कि मैंने तुमको लंबा खत लिख दिया, यानी लिखते लिखते उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने काफी लंबा खत लिख दिया है। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैंने तुमको लंबा खत लिख दिया और अभी भी मेरे पास बहुत सारी बातें बाकी हैं और मैं मतलब वो सारी बातें इस खत में नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये फीलिंग्स है एक फादर की। वो कितनी सारी बातें अपनी बेटी के साथ करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक खत में लिमिटेड बातें लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो सारी बातें नहीं कर पा रहे हैं। आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आगे लिखते हैं वो, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो के अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद को देख रही हो। ठीक है, तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इस जिद्दोजहद को जो मुल्क की आज़ादी के लिए चल रही है तुम्हारे चारों तरफ, तुम उसे देख रही हो। ठीक है, तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। तो वो अपनी बीवी के बारे में कहते हैं कि तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो, इस वजह से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत, एक हिम्मत वाली औरत जो है वो तुम्हारी माँ है, यानी कि मेरी बीवी तुम्हारी माँ है। अगर तुमको कभी किसी बात में शुबा यानी शक, शुबा हो और या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम कभी किसी परेशानी में
हो या फिर तुम्हें किसी बात पर शक हो या तुम परेशान हो, तो तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में अपनी माँ का साथ लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर औरत है और तुम्हें उनसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता। आगे वो कहते हैं, खुदा हाफिज बेटी, यानी खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। आगे वो कहते हैं, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम आगे चलकर एक बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। ठीक है। नीचे वो लिखते हैं, मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, यानी प्यार से और गुड विशेस के साथ। किसने लिखा है खत? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप खत शुरू करते हैं तो वहाँ पे एड्रेस जहाँ से आप लिख रहे हैं, डेट, और जब आप खत ख़त्म करते हैं तो लिखने वाले का नाम। ये एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने चैप्टर को समझा। पार्ट 2 में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी बाकी की चीज़ें दे रखी होंगी। ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe to my channel. Thank you.